गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अभी तक आपके फ्यूल प्रिंसिपल्स के 6 प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें DAD, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, UUS, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये हमने आपको पूरी तरीके से समझा दिया था पिछले वीडियोस में। आज आपकी बारी है RCS, मतलब हम आपको आज अगले 3 मतलब 7, 8, 9 प्रिंसिपल्स के बारे में आपको बताएंगे। तो पहला है R। R स्टैंड्स फॉर रेमुनरेशन। रेमुनरेशन, देखिए, फ्यूल के अकॉर्डिंग या किसी भी कंपनी के अकॉर्डिंग अगर कोई वर्कर काम करता है तो उसको कुछ मॉनेटरी टर्म्स में, कुछ नॉन मॉनेटरी टर्म्स में उसको रिटर्न चाहिए। तो जो वो मॉनेटरी टर्म्स में उसको मिलता है, जैसे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग मॉनेटरी टर्म्स होते हैं। जैसे कोई अगर लेबर काम कर रहा है तो वेजेस, कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो सैलरी। तो फ्यूल के अकॉर्डिंग दिस remuneration should be fair and which can afford their standard of living। देखिए, कभी कभी इसका वायलेशन भी हो जाता है कि जैसे कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल कोई अगर मैनेजर है एक्स, कोई अगर मैनेजर है, हम एग्जांपल ले रहे हैं एक्स, तो एक्स का कोई बहुत सगा, बोल सकते हैं आप, कि मान लीजिए जेड काम कर रहा है उस कंपनी में और कोई और एम्प्लॉय ए नाम का उस काम कर रहा है उस कंपनी में। तो दोनों लोग 8 आवर्स काम कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, जेड का जो सगा है, सॉरी, एक्स का जो सगा है जेड, उसको एक्स जो है 8 घंटे के काम करने के बदले 10,000 रुपया दे रहा है और वहीं ए को ये 3,000 रुपया दे रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसका वायलेशन है। कहीं वायलेशन का मतलब ये होता है कि आप समझ सकते हैं कि इसका उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए, सबको फेयर रेम्युनरेशन मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द वर्क, अकॉर्डिंग टू देयर टाइम और अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज। सबको फेयर रेम्युनरेशन मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू फ्यूल। फिर हम बात करें अगर RCS की, तो R के बाद आता है C। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। C स्टैंड्स फॉर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हम ले लेते हैं इसका सेकंड फेज भी ले लेते हैं। एक्चुअली C का मतलब सेंट्रलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन मेनली हम लोग इसमें सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों लेते हैं। माफ कीजिएगा, छोटा है बोर्ड। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, पहले इसका मतलब आपको समझा दें हम क्या है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, फिर फ्यूल का ओपिनियन आपको बताएंगे। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि जैसे कोई मान लीजिए मैनेजर एक्स है, ठीक है, ये पूरा का पूरा सब चीज की अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर अपने पास रखता है, तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। सब कुछ अपने पास रखा है, हम जो करेंगे अपने से करेंगे, मेरे सिवा कोई डिसीजन नहीं ले सकता, मेरे सिवा कोई इस काम को कोई नयापन नहीं दे सकता, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रहा है उसका भी डिसीजन हम लेंगे। तो वो होता है सेंट्रलाइजेशन, सारा चीज मतलब अपने पास रखा है। और वहीं अगर एक्स नीचे इसको ट्रांसफर कर रहा है, वाई जेड फिर ए को, तो ये थोड़ा अपना पावर जो है, अपना अथॉरिटी का थोड़ा सा कुछ हिस्सा जो है वो आपका वाई जेड और ए को दे रहा है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब अपने पावर को नीचे की तरफ बांट दे रहा है, अपने अथॉरिटीज को नीचे की तरफ बांट दे रहा है, उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो कहने का मतलब ये है कि अब फ्यूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए।
और फ्यूल के अकॉर्डिंग कंपनी में दोनों चीज होना चाहिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, कंपनी में दोनों चीज होना तो चाहिए, लेकिन मेनली फ्यूल ने ये कहा है कि कंपनी में जो सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जितना पावर, जितनी अथॉरिटी एक मैनेजर को अपने पास रखना है उतना वो रखे, बाकी दे दे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉन्ड साइन करना है किसी दूसरे कंपनी के साथ, वो अपने पास रखे। कोई बड़ा डिसीजन लेना हुआ वो अपने पास रखे। कोई बड़ी अथॉरिटी का काम है वो अपने पास रखे। बाकी जो छोटे मोटे काम है जैसे परचेज का काम हो गया, परचेज कितना रॉ मटेरियल करना है, कितना सेलिंग हो रहा है, सेलिंग कितना करना है, एडवर्टीजमेंट कितना करना है, कैसे करना है, ये सारा काम वो नीचे के डिपार्टमेंट्स को दे देता है। तो सुपीरियर मतलब जो बड़ा होता है और सबऑर्डिनेट जो उसके नीचे होते हैं। तो सुपीरियर मतलब जो बॉस है वो अपने पास जब कुछ चीजों का अपने पास डिसीजन मेकिंग पावर रखता है तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव होता है। तो इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन मीन्स जो भी पर्सन है, जो भी सुपीरियर है, अपने पास सेंट्रलाइजेशन जो है वो पूरी तरीके से इफेक्टिव रखे। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ना हो, लेकिन इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। जैसे कुछ चीजें जहां पे मैनेजर की जरूरत है, जहां पे जैसे किसी कोई टीम है जहां पे कैप्टन की जरूरत है, वहां पे कैप्टन डिसीजन ले, वहां पे बॉलर या बैट्समैन डिसीजन ना ले, तो वहां पे कैप्टन की जरूरत है तो कैप्टन डिसीजन ले। वैसे ही मैनेजर की जहां पे जरूरत है वहां पे मैनेजर डिसीजन ले। बाकी जो डिसीजन है वो नीचे के डिपार्टमेंट्स में वो आपको बांट देना पड़ता है। तो इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। लास्ट है बच्चों, लास्ट एस में, लास्ट नहीं है एक्चुअली, आरसीएस का लास्ट पार्ट है स्केलर चेन। एस मतलब स्केलर चेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको हम अब बता रहे हैं कि व्हाट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है, देखिए, एस फॉर स्केलर चेन। हम आपको एक डायग्राम के व्यू पॉइंट से इसको बताएंगे। ये मान लीजिए ऊपर से नीचे, मान लीजिए यहां पे मैनेजर है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। कुछ चीजें पहले आपको समझा दें। देखिए, फ्यूल के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन, गौर कीजिएगा, कम्युनिकेशन और अथॉरिटी ऊपर से नीचे की ओर, चाहे नीचे से ऊपर की ओर, एक फॉर्मल वे में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ए उठ के आपका कम्युनिकेशन करने लगा डी से डायरेक्टली, या डी उठ के कम्युनिकेशन करने लगा ए से डायरेक्टली, या डी डायरेक्टली आपका ई से कम्युनिकेशन करने लगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फॉर्मल वे में अथॉरिटी और कम्युनिकेशन का फ्लो होना चाहिए। जैसे ए बी को, बी सी को, सी डी को, फिर ए ई को, ई एफ, एफ जी, ऐसे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। बच्चों इससे क्वेश्चन आता है तो इसको ध्यान रखिएगा कि फ्यूल का ओपिनियन क्या है। फ्यूल ने कहा है देयर शुड बी स्ट्रिक्ट फॉलोइंग ऑफ कम्युनिकेशन एंड अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए यहां पे। तो इसको एक नाम भी दिया है इन्होंने, फ्यूल्स लैडर। अगर हम ए से बी, जैसे आपने लैडर मतलब आपने वो देखा होगा, सिंपली सीढ़ी देखा होगा, ऊपर से नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, ऐसे उतरता है इंसान। फिर ऊपर चढ़ने के लिए फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहां से ऐसे। तो ये जो कंप्लीट फ्लो है एक फॉर्मल वे में, फ्यूल के अकॉर्डिंग एक कंप्लीट फ्लो ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए आपका स्केलर चेन में। फ्यूल का ओपिनियन कहता है देयर शुड बी स्ट्रिक्ट फॉलोइंग ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम
एंड बॉटम टू टॉप। अच्छा, एक यहाँ पे थोड़ा सा कहीं हर जगह थोड़ा सा आपका इसको इजी बनाने के लिए आपके फ्यूल ने एक यहाँ पे थोड़ा सा इजी कर दिया चीज कि चलिए ठीक है, एक फॉर्मल फ्लो तो होना चाहिए, लेकिन अगर डी सेम डिपार्टमेंट का है जी के, सी सेम डिपार्टमेंट का है एफ के, तो अगर डी कम्युनिकेट कर रहा है जी के साथ, ध्यान दीजिएगा सेम डिपार्टमेंट है, डी कम्युनिकेट कर रहा है जी के साथ, तो इस टर्म को कहेंगे गैंग प्लांक। गैंग प्लांक, ध्यान दीजिएगा गैंग प्लांक के बारे में पूछ सकता है। गैंग प्लांक इज द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द सेम डिपार्टमेंट्स एंड द सेम अथॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फ्यूल ने ये कहा ठीक है, अगर आपको डी से ई तक जाना है तो चलिए यहां से ऐसे सी बी ए फिर ई तक ना जाके डी जी को बता देगा, जी एफ को, एफ ई को। तो देयर शुड बी सिमिलर कम्युनिकेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट, उसको कहा जाता है गैंग प्लान। तो आज आपने पढ़ा आरसीएस, रेम्युनरेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, और स्केलर चेन। स्केलर चेन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, स्केलर चेन आप फिर से पढ़िएगा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन पढ़िएगा। उसके बाद हम जब आगे आएंगे, नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे, तब आपका डीएडी, यूयूएस, आरसीएस, ईयूएस मतलब इक्विटी, ऑर्डर और स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर या पर्सनल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़िए और एकदम अच्छे से पढ़िए। फ्यूल के प्रिंसिपल के साथ और भी टॉपिक्स हम बनाएंगे। तब तक के लिए सभी लोग को नाइस डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, धन्यवाद।